गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं। आप लोगों को मैं गृह विज्ञान क्लास 9 की बता रही थी, जिसमें मैंने आपको सेकेंड यूनिट स्टार्ट किया है, जिसमें कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी है जो आप देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये सारे चैप्टर्स जो हैं वो बता दिए, इसमें से भी सारा बता दिए। आज मैं अशुद्ध वायु से होने वाले रोग के बारे में आपको क्या करूँगी, बताऊँगी। ठीक है, चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए, चैप्टर का नाम है अशुद्ध वायु, इनसे होने वाले रोग, पॉल्यूटेड एयर डिजीजेस काज्ड बाय एड्स। तो उसकी पाठ्य सामग्री है प्रस्तावना, वायु द्वारा संवाहित रोगों का संक्रमण, संप्राप्ति काल, मुख्य रोग, चेचक, छोटी माता, खसरा, काली खांसी, डिथीरिया, कर्डफेड़, इन्फ्लुएंजा, टीबी आदि रोगों के संप्राप्ति काल के कारण, लक्षण, उपचार एवं बचने के उपाय और अभ्यास प्रश्न। प्रस्तावना देख लीजिए। शुद्ध वायु जहाँ मनुष्य के लिए आवश्यक है, वहीं अशुद्ध वायु अनेक रोगों का कारण भी है। अशुद्ध वायु में सांस लेने से वायु के साथ रोगाणु भी शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तथा व्यक्ति को रोगग्रस्त कर देते हैं। रोगी व्यक्तियों से स्वस्थ व्यक्ति तथा वायु द्वारा इनका संक्रमण होता है, जो न केवल एक व्यक्ति को बल्कि पूरे परिवार, मोहल्ले एवं शहर को भी अपनी लपेट में ले लेता है। जीवाणु, विषाणु या कवक इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम इसे नंगी आंखों से देख नहीं सकते। इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी व इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति में रोगाणु रोग उत्पन्न नहीं करते। हर व्यक्ति में रक्त में प्रतिपिंड पाए जाते हैं, जिसे एंटीबॉडीज कहते हैं, जो रोगों से या रोगाणुओं के संक्रमण से हमारी रक्षा करते हैं। प्रतिपिंडों एंटीबॉडीज में रोगाणुओं को नष्ट करने की क्षमता होती है, जिसे प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। इसमें WBC RBC होता है ना, तो वही जो WBC होता है, वाइट ब्लड सेल्स जो होता है, वही क्या करता है, रोगाणुओं से हमारी रक्षा करता है। उसे ही कह रहे हैं कि ब्लड में क्या होता है, प्रतिपिंड एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। जो RBC होता है, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल्स जो होता है वो हमारी रोगाणुओं से क्या करता है, रक्षा करता है। वही ये यहाँ पे कह रहे हैं, प्रतिपिंड कह के। प्रतिपिंड एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो इंटरफेरान कणों का निर्माण करती है। यही इंटरफेरान रोगाणु से रक्षा करते हैं। जिस व्यक्ति में प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, उसमें रोगाणुओं का संक्रमण शीघ्र हो जाता है, परंतु जिन व्यक्तियों में प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, उनमें रोगाणुओं का संक्रमण नहीं होने पाता, क्योंकि ये रोगाणुओं को नष्ट कर देते। कहते हैं ना, कुछ व्यक्तियों में क्या होता है, उनका जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, इम्यून पावर क्या होती है, अच्छी होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप किसी पर्टिकुलर स्थान पे रह रहे हैं, वहाँ के सभी लोग या 2 4 10 लोग क्या हो रहे हैं, तो चेचक हुई, एक घर में किसी को चेचक होना स्टार्ट हुआ, छोटे से बड़े, बड़े से सबको होना धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। उसमें से कोई 1 2 लोग बच जाते हैं, तो वो भी तो उसी जगह रह रहे हैं, उसी वही भोजन कर रहे हैं, उन्हीं उसी इन्वायरमेंट, उसी पर्यावरण में रह रहे हैं। उनको क्यों नहीं हो रहा, उनको इसलिए नहीं हो रहा है कि जो चेचक के जो वायरस हैं, उनसे लड़ने के लिए उनमें क्या है, उनका प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है। ठीक है, कहते नहीं, एक बार अगर आपको चेचक हो जाता है तो दोबारा ये नहीं होता। अक्सर ऐसे होता है, दोबारा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसके जो एंटीबॉडीज हैं आपकी बॉडी में क्या हैं, वो बन गए। प्रकृति कहते हैं ना, आप 2 तरीके से प्रतिरक्षा अपनी बॉडी में तैयार करते हो, प्रतिरोधक क्षमता। एक क्या होती है, आपको मतलब लेनी पड़ती है, और एक स्वयं प्रकृति द्वारा आपके शरीर में बन जाती है। जैसे अगर आपको क्या हुआ, सर्दी जुकाम हो रहा है, तो उसके प्रति मतलब थोड़ा हैवी, मतलब ज़्यादा हो गया, उससे लड़ने के लिए आपकी बॉडी में क्या हुआ, एंटीबॉडीज़ तैयार हो जाते हैं। ठीक है, जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, जब आपको बुखार आता है ना, उसकी भी वजह एक ये भी होती है कि जब आपकी बॉडी शरीर के से लड़ती है एंटीबॉडी से, तो बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। किसी भी फ्लू, किसी बीमारी होने से पहले, मतलब जो संक्रामक बीमारियां होती हैं, उसमें सबसे पहले सिम्टम क्या होता है, आपको सर्दी जुकाम होना स्टार्ट होता है, उसके बाद बुखार, उसके बाद जो नया सिम्टम्स है वो आते जाते हैं। जैसे आपने कोविड में देखा था, इसमें क्या था, सबसे पहले क्या हो रहा था, आपको जुकाम हो रहा था, फिर आपकी स्मेलिंग जो पावर टेस्ट जो है वो खत्म हो रहा था। तो वही है, वो कैसा था, संक्रामक रोग था। कहते हैं ना, जिसको एक बार कोविड अगर हो गया तो उसके अंदर उसका उससे लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम 6 महीना के लिए तैयार है। क्या मतलब, वो अपनी प्रकृति ने क्या किया, उसको आपके अंदर स्वयं से क्या किया, उपार्जित कर दिया। ठीक है, तो वही होता है प्रतिरोधक क्षमता, इसे ही कहते हैं। रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न रोगों को संक्रामक रोग, इन्फेक्शन डिजीज कहते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। जो रोग संक्रामक होते हैं, जो संक्रमण मतलब एक दूसरे से क्या होते हैं, संचारी, मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेबल होते हैं, फैलते हैं, उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। आपको मैंने बताया था, संक्रामक रोग कहते हैं, संप्राप्ति काल किसे कहते हैं, संचारी रोग किसे कहते हैं। ये सारे वर्ड के बारे में मैंने आपको कुछ टर्मिनोलॉजी थी जिसके बारे में
मैंने आपको बताया था। वायु द्वारा संवाहित रोगों का संक्रमण। शुद्ध वायु मनुष्य के लिए जितनी जीवनदायिनी है, अशुद्ध वायु उतनी ही प्राणघातनी तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अशुद्ध वायु द्वारा रोग दो प्रकार से उत्पन्न होते हैं। श्वास द्वारा फैलने वाले रोग जैसे तपेदिक, निमोनिया, जुकाम आदि। दूसरे वस्तुओं के सड़ने से उत्पन्न अशुद्ध वायु से होने वाले रोग अतिसार जैसे टाइफॉइड, अजीर्ण आदि। रोगी के, ध्यान दीजिएगा, अशुद्ध व दूसरे वस्तुओं के सड़ने से, अशुद्ध वायु होने से जो रोग उत्पन्न होता है उसमें अतिसार और अजीर्ण है। श्वास द्वारा फैलने वाले रोगों में तपेदिक, निमोनिया और जुकाम है। रोगी के खांसने, छींकने, मल मूत्र त्यागने से रोग के कीटाणु भी शरीर से बाहर निकल आते हैं तथा वायु में मिल जाते हैं। इसलिए कहते हैं ना, कोविड जब हुआ था तो कहते थे ना, आप 1 फीट की दूरी पे रहें, दूरी बना के रखें, मास्क लगा के रखें। यही जो होता है जब किसी को क्षय रोग, तपेदिक या टीबी होता है, ट्यूबरकुलोसिस जिसे कहते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, डिस्टेंस बना के रहते हैं। या तो अगर आप पेशेंट के पास जा रहे हैं तो आपको अपना नाक और मुंह कवर करके जाना चाहिए, क्योंकि जो उनके द्वारा खांसने, छींकने, उनकी सांस में क्या होता है, उसके जीवाणु होते हैं जो क्या होता है, आप तक क्या, आपको संक्रमित करने में, आसानी से आपको संक्रमित कर सकते हैं या वही संक्रमित करने के कारक बनते हैं। रोगी के खांसने, छींकने, मल मूत्र त्यागने से रोग के कीटाणु भी शरीर से बाहर निकल आते हैं तथा वायु में मिल जाते हैं। इन कीटाणुओं को रोगाणु कहते हैं। ठीक है, इन कीटाणुओं क्या कहते हैं, रोगाणु कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, सूक्ष्म जीवाणु कह सकते हैं, रोगाणु कह सकते हैं। इतने सूक्ष्म होते हैं कि आंखों से इनका दिखाई देना असंभव है। इन्हें किसके देखते हैं, तो इन्हें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोपिक टेस्ट करते हैं। सूक्ष्मदर्शी द्वारा इनका हम परीक्षण करते हैं और ध्यान देते हैं, देखते हैं कैसा इनका आकार है। किसे कहते हैं ना, ये दंडाकार है, ये जो है गोलाकार है, ये अंकुश के आकार के। तो हमें कैसे पता चलता है, तो सूक्ष्मदर्शी से देखने पता चलता है कौन से जीवाणु किस आकार के हैं। रोगी के थूक की एक छोटी सी बूंद में इनकी संख्या हजारों लाखों में होती है। इसी से आप रोगाणुओं की सूक्ष्मता का सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। रोगी के पास बैठने वाला स्वस्थ व्यक्ति जब श्वास लेता है तब ये वायु के साथ उसके शरीर में प्रवेश करके उसे भी रोगग्रस्त बना देते हैं। कुछ दिनों में वो उसके शरीर में रोग के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जिस व्यक्ति के शरीर में रोग रोधक क्षमता अधिक होती है, उस व्यक्ति के शरीर में यह रोगाणु प्रवेश करने पर भी उसे रोगी नहीं बना सकते। इसका वजह यह है कि जो आपके ब्लड में जो पिंड एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं, WBC और RBC, तो जो उसमें का WBC होता है वो इनसे लड़ लिया, लड़ने में मतलब वो स्ट्रांग है, लड़ लिया, रोगाणु को मार दिया और रोग आपके अंदर आपको इफेक्ट नहीं डाल पाए। ठीक है, अगर वो कमज़ोर पड़ता है, अगर आप अच्छे न्यूट्रिएंट नहीं लेंगे, अच्छे इन्वायरमेंट में रहेंगे, तो वो चीज़ें भी सही नहीं बनेंगी। रोगाणु आप पे क्या करेंगे, अटैक आसानी से कर सकते हैं। तो वही चीज़ लिखा है कि व्यक्ति के शरीर में रोग रोधक क्षमता अधिक होती है। उस व्यक्ति के शरीर में यह रोगाणु प्रवेश करने पर भी उसे रोगी नहीं बना पाते। कमजोरी या रोग रोधक क्षमता की कमी स्थिति में व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, अगर आपको कोई बीमारी पहले से हुई है, जैसे आपको कोविड के टाइम में कह रहे थे ना, जो पहले से किसी बीमारी के से ग्रस्त है उन्हें ये होने और इफेक्ट ज़्यादा डालता है। लेकिन कोविड ऐसा था, जो सेकेंड जो फेज़ आया वो क्या, यंग लोगों को, जिसको कभी जुकाम और सर्दी भी नहीं हुआ, उसको भी वो क्या जानलेवा बना। लेकिन ऐसे साधारणतः ये होता है कि जैसे कहते थे ना भाई, जिसको शुगर है, जैसे जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जो हार्ट के पेशेंट हैं, जिनको पहले से कोई बीमारी है, वो ज़्यादा बच करके रहें। यही तो WHO द्वारा कुछ निर्देश जारी किए गए थे। संप्राप्ति काल किसे कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड जिसे कहते हैं। तो संप्राप्ति काल या उद्भवन काल जो मैं आपको बताई थी, इंक्यूबेशन पीरियड भी इसे इंग्लिश में कहते हैं। जीवाणुओं का हमारे बॉडी में प्रवेश करना और जब जितने भी दिन, 1 2 3 4 5 6, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जितने भी दिन के बाद जो लक्षण प्रकट करता है, उसके बीच का यही जो घुसने और लक्षण प्रकट करने के बीच का यही जो समय, इसे कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, संप्राप्ति काल या उद्भवन काल। देखिए इसमें क्या लिखा है, संप्राप्ति काल वह समय अवधि है जब संक्रमण होने के बाद लक्षण प्रकट होना आरंभ होते हैं। किसी भी संक्रमण रोग में उसका संप्राप्ति काल बहुत महत्वपूर्ण होता है। भिन्न भिन्न रोगों का संप्राप्ति काल भिन्न भिन्न होता है। अगला आपको देखना है क्या, देखना है आपको क्या, चेचक। क्या देखना है, चेचक, स्मॉल पॉक्स। कुछ समय पहले जब चेचक, जिसे शीतला रोग भी कहते थे, चेचक को और किस नाम से जानते हैं, शीतला रोग कहते हैं, एक बड़ी भयंकर बीमारी होती थी। चेचक को शायद छोटी माता भी कहते हैं।
तो इसे देवी का प्रकोप मानते थे। अब भी देहातों या शहरों के अनपढ़ लोगों में यह विश्वास प्रचलित है, किंतु अब इसके कारण और इसे बचने के उपाय जानने के बाद लोग इससे इतना नहीं डरते। कारण, यह रोग वायरस के कारण होता है। चेचक किससे होता है? बैक्टीरिया वायरस, तो आप कहेंगे विषाणुओं के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। उस वायरस का नाम वेरियोला वायरस जिसे कहते हैं। इस वायरस को वेरियोला वायरस कहते हैं। यह वायरस रोगी के दानों के मवाद तथा उन पर पड़े खुरंडों पपड़ी में उपस्थित रहता है। आपको पता होगा जब चेचक होता है तो क्या होता है, पहले बॉडी पे क्या होता है, लाल लाल चिकत्ते पड़ते हैं, फिर वो क्या होते हैं, दाने का रूप लेते हैं, फिर उसमें पानी जैसा भर जाता है, ठीक है, हल्का पानी जैसा भर जाता है, फिर जब वो क्या होता है उसमें मवाद का रूप लेता है, फिर लास्ट में क्या हो जाता है, सूख जाता है, सूख के पपड़ी के रूप में वो निकल जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो पपड़ियाँ जो निकलती हैं, स्किन की पपड़ियाँ, उसमें भी इनके जो संक्रमण का समय रहता, उस पपड़ियों में भी संक्रमण उपस्थित होता है, उनसे भी इन्फेक्शन हो सकता है। प्रायः मुंह और नाक के स्थान में ये पाया जाता है। प्रायः मुंह, पहले ये दाने कहाँ निकलते हैं, तो मुंह पर और नाक पे, मतलब चेहरे पे आपकी सबसे पहले दाने निकलेंगे, कान के पीछे, पीठ पर ये दाने पहले आते हैं। लक्षण देख लीजिए, चेचक बहुत ही भयंकर रोग है। इसमें 103 डिग्री से 104 डिग्री तक तेज ज्वर होता है। जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर 98.4 डिग्री से बढ़कर 98.4 या 98.6 फ़ारेनहाइट से जब ज़्यादा होता है या 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है तो आपको कहते हैं ज्वर हो गया। और इसमें कितना बढ़ रहा है, तो 103 डिग्री से 104 डिग्री तक तेज़ हो रहा है, ठीक है। आपसे इतना ये बढ़ गया, मतलब आपको बुखार हो गया, और बुखार भी कैसा है, तो तेज़ है। और जब एक फ़ारेनहाइट बढ़ता है तो कहते हैं बॉडी गर्म है, गर्म हो जाती है, इसमें तो तेज़ बुखार है। और साथ ही सिर पर, पीठ में दर्द तथा वमन भी होता है। नाक कान से प्रायः पानी भी बहता है। प्रायः ज्वर होने के तीसरे दिन शरीर पर नन्हे नन्हे लाल दाने निकलते हैं। आपको क्या हुआ, बॉडी में या आपके घुसे, तो उसका वो इंक्यूबेशन पीरियड हो गया। जब आपको तेज ज्वर आया, ठीक है, जब आपके सिर में दर्द हुआ और जब आपके शरीर पे ये लाल दाने निकले, जब आपको ये लक्षण प्रकट हो गया कि हमको क्या हो गया है, चेचक छोटी माता निकल गई हैं, तब आप कहेंगे उसी समय को क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ये दाने धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, इनमें पानी भर जाते हैं, ये फफोले के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इन फफोलों का पानी 2-3 दिन में मवाद में बदल जाता है, जो मैं आपको भी बताई हूँ। मवाद की अवस्था पहुंचने पर ज्वर भी तीव्र होता है और दानों के आसपास सूजन हो जाने से समस्त शरीर सूजा हुआ सा प्रतीत होता है। मुंह पर सूजन बढ़ने से चेहरा एकदम विकृत हो जाता है। जिन रोगियों के दानों में मवाद के साथ खून भी दिखलाई पड़ते हैं, मतलब हालत क्या है, सीरियस है, उनका बचाना मुश्किल है। इस रोग में रोगी की बहुत अधिक देखरेख करने की आवश्यकता होती है और सावधानी से आंखों की ज्योति, मोतियाबिंद जिसे कहते थे, नष्ट होने तथा रोगी के बहरे हो जाने की संभावना रहती है। ज्वर कम होने के साथ साथ दाने भी सूखने आरंभ हो जाते हैं। एक बार चेचक हो जाने से जीवन भर के लिए शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाती है। आपको मैं बताई थी ना, 2 तरह से प्रतिरक्षा ली जाती है। एक क्या होता है, आपको इंजेक्शन टीका के द्वारा आपके अंदर प्रतिरक्षा मतलब डाली जाती है, उपार्जित की जाती है। और एक क्या होता है, प्रकृति द्वारा स्वयं, जैसे आपको कोई बीमारी हुई, उसके प्रति आपको प्रतिरक्षा आपकी बॉडी में बन गया, एंटीबॉडीज तैयार हो गए, ठीक है। अगर जैसे आप कोई भी चीज़, तो वही है कि जब जीवन भर में शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाती है, जैसे आपको एक बार चेचक हो गया तो मानना है कि आपको दोबारा आप नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज और जो प्रतिपिंड है उसके लिए तैयार हो गए हैं, वो बन गए हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। बहुत ही कम ऐसा देखने में आता है कि एक मनुष्य में 2 बार चेचक हो। चेचक के टीके की खोज 1798 में इंग्लैंड के, इसका नाम जेनर लिखा है, पूरा नाम एडवर्ड जेनर है, महाशय ने की थी। जिन बछड़ों को चेचक होता था उनके फफोलों के मवाद से टीके लगाने की दवा, वैक्सीन तैयार की जाती थी। दवा अधिक मात्रा में तैयार करने के लिए बछड़ों को जानबूझकर भी चेचक फैलाया जाता था। इस दवा के टीके मनुष्य की बाहों में लगाए जाते हैं। टीके कहाँ लगते हैं, तो आपकी मतलब हाथ आम में लगते हैं, ठीक है। जिस स्थान पर टीके लगते हैं वहाँ, और इंटरमस्कुलर टीके लगते हैं, मतलब इंजेक्शन के द्वारा इसको आपके मसल्स के अंदर इसको भेजा जाता है। जैसे कुछ ओरल दिए जाते हैं, जैसे आप पोलियो ड्रॉप्स पीते हो ना, तो पिए हो ना बचपन में, या बच्चों को देते हो, पिलाए होगे, तो वो ओपीवी मतलब उसे ओरल तरीके से दिया जाता है। पर इसे क्या किया जाता है, इसे इंट्रामस्कुलर अंदर भेजा जाता है। जिस स्थान पर टीके लगते हैं वहाँ 24 घंटे में ही सूजन आने लगती है और प्राय तीसरे दिन से ज्वर भी आने लगता है। इसके अतिरिक्त टीके के स्थान पर जितनी जगह टीका लगा हो बड़े बड़े फफोले आ जाते हैं। इनमें क्रम से जल या फिर मवाद भर जाता है। 7-8 दिनों में ये सूख जाते हैं। मतलब जो सिम्टम्स आपको चेचक होने पे पूरी बॉडी पे दिखते हैं, वो टीके जब अपने बॉडी में आपको प्रवाहित किया गया
तो वहाँ पे भी वो सिम्टम दिखते हैं। आपको बुखार आता है, फिर क्या होता है, वो फफोले से बनते हैं, होता है ना, पक जाता, टीका पक गया तो मतलब अच्छा कहते हैं बच्चों को, जब टीका लगाओ और टीका पक गया तो मतलब क्या, उनमें इम्यून सिस्टम बढ़ गया। जैसे आपने देखा हो जब कोविड का लोग वैक्सीन ले रहे थे कोविड के, तो आपने देखा था ना, सबको बुखार हो रहा था, बहुत लोगों को क्या हो रहा था, बहुत तेज़ बुखार हो रहा था, किसी को क्या हो रहा था, बुखार हो ही नहीं रहा था, पता ही नहीं। जैसे हमें क्या, वो बुखार हुआ ही नहीं, पता ही नहीं चला कि मैंने वैक्सीन भी लगवाया, कोई बिल्कुल सा भी कोई फ़र्क नहीं था। मतलब हमारे अंदर जितनी प्रतिरोधक क्षमता उसके प्रति पैदा होनी चाहिए उतनी नहीं हुई, लेकिन जिसको बुखार आया, जिसको वो सिम्टम दिखे, मतलब उसके अंदर उसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता पैदा हुई। 24 घंटे में सूजन मतलब बाँह में लगाएं। इसके अतिरिक्त टीके के स्थान पर जितनी जगह टीका लगाए, बड़े बड़े फफोले हो जाते हैं। इनमें क्रम से जल तथा फिर मवाद भरता है। 7-8 दिनों में ये सूख जाते हैं, इन पर पपड़ी बनकर उतर जाते हैं। वास्तव में होता यह है कि दवा के रूप में बछड़ों को होने वाले चेचक के जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश करा जाते हैं। वे संख्या में कम होते हैं, तो रोग तो उत्पन्न नहीं कर सकते, पर शरीर के भीतर बढ़ चढ़कर हमारे रक्त में ऐसे पदार्थ उत्पन्न कर देते हैं जो बाहर से आक्रमण करने वाले चेचक के वायरस के नष्ट करके चेचक के प्रकोप से हमारी रक्षा करते हैं। यही काम कोविड वैक्सीन लगवाने पर भी हो रहा था, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार प्राप्त हुई प्रतिरक्षा 8 से 10 वर्ष रहती है। अतः यदि शहर में चेचक फैली हो तो टीके लगवाएं। 7-8 वर्ष हो चुके हो तो दोबारा टीका लगवा लेना चाहिए। चेचक बालक, जैसे इस टाइम कोविड का बूस्टर लग रहा है, ठीक है। चेचक बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी को समान रूप से होती है। टीका लगवाने के बाद साधारण चेचक नहीं होती है, यदि कभी हो भी जाती है तो उसका प्रकोप अधिक तीव्र नहीं होता। चेचक के उपचार। चेचक के उपचार में निम्नलिखित बातें आवश्यक है। नंबर 1 क्या है, स्वास्थ्य विभाग को सूचना देना। जैसे ही किसी के यहाँ चेचक निकले तुरंत उसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को देनी चाहिए। इससे 2 लाभ होंगे। पहला तो वे रोगी के उपचार में परामर्श तथा सहायता देंगे। दूसरा, वे अन्य लोगों को चेचक से बचाने के उपाय करेंगे। घर में किसी भी व्यक्ति को जैसे ही चेचक निकले, परिवार में शेष सभी व्यक्तियों को टीके अवश्य लगवा देने चाहिए। चेचक एक भयानक संक्रामक रोग है, अतः इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को अवश्य देनी चाहिए। नंबर 2 है रोगी को पृथक रखना। जैसे यह आभास हो कि जो चीज़ आप कोविड में भी जिसको कोरोना हो रहा था वो भी आप भी यही काम कर रहे थे ना, जैसे ही आभास हो कि चेचक ने आक्रमण किया है तो सर्वप्रथम यह प्रयत्न किया जाए कि अन्य व्यक्ति उसके संसर्ग में न आए। अतः रोगी को पृथक रखना चाहिए। जो व्यक्ति उसकी सेवा आदि का कार्य कर रहा है उसे भी अन्य व्यक्तियों से दूर रखा जाना चाहिए। उस कमरे में अधिक सामान नहीं होना चाहिए जिसमें रोगी हो। क्या होता है, वो जो वायरस है क्या होता है, उन चीज़ों पे भी कुछ घंटे कुछ दिन तक जीवित रहते हैं। अगर आप उनको प्रयोग किए तो वो आपको भी हो जाएंगे, जैसे कोविड के टाइम में हो रहा था। नंबर 3 है उपचार की व्यवस्था। चेचक के रोगी के उपचार के लिए यदि अस्पताल की व्यवस्था हो तो अति उत्तम है, परंतु ऐसी व्यवस्था उपलब्ध होनी मुश्किल है। अतः उसकी उपचार की व्यवस्था के लिए कुशल चिकित्सक होना चाहिए। जो कोई चीज़ बहुतायत होता है तो उसके लिए हॉस्पिटल बनाए जाते हैं। जैसे कोविड क्या था, बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों को होने लगा तो उसके लिए क्या बेड तैयार किए जा रहे थे, हॉस्पिटल में व्यवस्था की जाती थी। लेकिन किसी 1-2 को होगा तो उसके लिए बेड हॉस्पिटल नहीं तैयार किए जाते। रोगी के चिकित्सक को चाहिए कि वह रोगी का प्रतिदिन निरीक्षण करे तथा उसकी सेवा शुश्रूषा करे तथा उसे भोजन के बारे में स्पष्ट आदेश दे। यदि खुजली अधिक हो तो चिकित्सक से मरहम भी लगवाया जा सकता है। कभी कभी चेचक के दाने आंखों में भी हो जाते हैं, जिससे कि आंखों को क्षति होने की संभावना रहती है। पहले ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी कि लोगों की आंखों में जो देखने की क्षमता है वो क्या कर देता था, चेचक होने के बाद कम हो जाती थी, क्योंकि वो आंखों में भी हो जाता था। अतः चिकित्सक से परामर्श लेना आवश्यक है। परिचारिका का बचाव, जैसे आप देखें ना, परिचारिका, गृह परिचारिका मतलब जो घर पे रोगी का देखभाल रख रही है वही परिचारिका होती है। जो हॉस्पिटल में रख रही है वो नर्स होती हैं, वही जो परिचारिका होती हैं। तो रोगी की परिचर्या से हटने के बाद परिचारिका को फार्मेलिन डिहाइड के, जैसे आप रोगी का देख रेख किए, उसका ध्यान दिए। उस समय जब उसको चेचक हुआ था
तो जब उसका चेचक सही हो गया और आपको वहाँ से ड्यूटी या आप गृह पे कर रहे हैं या आप हॉस्पिटल में, तो वहाँ से हटने के पहले आपको क्या करना है, तो फार्मेलिनडिहाइड के 10% घोल से, किससे, फार्मेलिनडिहाइड के 10% घोल से हाथ धो लेना। कहने का मतलब जैसे आप सैनिटाइज़र यूज कर रहे थे, उसकी देख रेख करने के बाद, मतलब वही होता है कि जब आप रोगी के पास से हट रहे थे उसकी देख रेख करने के बाद, तो तुरंत आपको क्या करना चाहिए, आपको हैंड वॉश करना चाहिए या सैनिटाइज़र यूज करना चाहिए, और या फार्मेलिनडिहाइड के 10% घोल से हाथ धोना चाहिए। जो व्यक्ति रोगी की सेवा कर रहा है उसे कमरे में जाने से पूर्व कोट पहन लेना चाहिए। जैसे आपने ध्यान दिया होगा कि एप्रेन डालते हैं डॉक्टर, या ग्रीन कलर का एक ऊपर से नीचे, आप कभी देखे होंगे कोई सीरियल्स वगैरह में, किसी का पेशेंट, किसी को कोई बीमारी है, पेशेंट एडमिट है, तो उसका पति या उसका पेरेंट्स या उसका कोई भी देखने जब उसे जाता है तो सिर को भी कवर करके और पूरी बॉडी पे एक ग्रीन कलर का, क्या सी ग्रीन कह सकते हैं, एक पूरा ऊपर से नीचे कोट डालकर जाता है, जो हॉस्पिटल के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है, और कमरे से निकलने पर उतार देना चाहिए। नंबर 5 है वस्त्रों का बचाना। चेचक वायु से फैलने वाला रोग है, अतः रोगी की हर वस्तु को पृथक रखना चाहिए। रोगी के संसर्ग से कमरे को सभी वस्तुओं, बिस्तर, कपड़े, फर्नीचर आदि में फार्मेलिनडिहाइड के 10% घोल में धोकर सभी वस्तुओं का विसंक्रमण करना चाहिए। रोगी के खुरट, मतलब कहने का जब चेचक हुआ उसके बाद जो पपड़ी होती है ना, उसे ही क्या कहते हैं, खुरंट कहते हैं। थूक, बलगम आदि से निवारण का सबसे उत्तम उपाय है कि उसको जला दिया जाए। रोगी के स्वस्थ हो जाने पर रोगी का कमरा कीटाणुनाशक घोल से, जैसे फिनाइल कह सकते हैं, उसमें आप फिनाइल का यूज़ कर सकते हैं, कोलिन का, डिटॉल का, इन सबों का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, सर्फ वगैरह का यूज़ करके आप घर को साफ़ कर सकते हैं, जिससे उसमें रोग के कीटाणु न रह जाएं। जब तक रोगी के शरीर पर एक भी खुरंट है तब तक रोगी को संसर्ग से बचाना चाहिए। लोगों के मिलने जुलने से क्या करना चाहिए, दूर रखना चाहिए। तनिक सी भी असावधानी से यह रोग अन्य व्यक्तियों में फैल सकता है। रोगी के ठीक हो जाने की स्थिति में रोगी के नीम के साबुन से नहलाना चाहिए। अच्छा तो यह है कि नीम के पत्तों को उबालकर उस पानी से नहलाया जाए। रोग की अवस्था में पहनने वाले कपड़ों को भी विसंक्रमित कर लेना चाहिए। विस्टरलाइज जिसे कहते हैं, जिसे उबाला जाता है, बिना विसंक्रमित किए कपड़े पहनने को नहीं देना चाहिए। टीके की व्यवस्था। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने सन 1798 ईस्वी में, कब, 1798 ईस्वी में किया था। इससे पूर्व लाखों लोग चेचक से मर जाया करते थे। भारत सरकार ने सन 1897 ईस्वी, कब, 1897 ईस्वी के भारतीय संक्रामक रोग अधिनियम के अनुसार, भारतीय संक्रामक रोग अधिनियम के अनुसार सब बच्चों को चेचक का टीका लगवाना अनिवार्य है। देश में जहाँ जहाँ बहुत से यात्री एकत्र होते हैं, जैसे मेले, तीर्थ यात्रा आदि के स्थानों पर चेचक के फैलने का बहुत डर रहता है। ऐसे समय सरकार चेचक के टीके लगवाने का प्रबंध करती है। आगे मैं आपको छोटी माता, जिसे चिकन पॉक्स कहते हैं, कल बताएंगे। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय निकालने के लिए, ठीक है, हमें अच्छे कमेंट्स करने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।